राजनीति विज्ञान में आज हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में और इसमें बात करेंगे भारत में राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद का उदय। जैसा कि हम सभी जानते हैं 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, किंतु भारत की आज़ादी से पहले हमारा राष्ट्रीय आंदोलन किन चरणों में किस तरह रहा, कंपनी शासन किस तरह खत्म हुआ, इसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे। भारत में राष्ट्रवाद का उदय। 16वीं सदी में भारत अपनी समृद्धि और गौरव के उत्कर्ष पर था और भारत की इस समृद्धि से प्रभावित होकर यूरोप के विभिन्न देश भारत के साथ व्यापार करने आए। लंदन के कुछ व्यापारियों ने तथा पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और 21 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश साम्राज्ञी एलिजाबेथ ने अंग्रेज व्यापारियों की इस कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बहुत तेजी के साथ प्रगति की गई और व्यापारिक प्रतियोगिता में पुर्तगाली, डच तथा फ्रेंच व्यापारिक कंपनियां इनसे पराजित हुई और ब्रिटेन ने भारत के व्यापार पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। व्यापारिक कंपनी के रूप में स्थिति सुदृढ़ करने के बाद 1750 ईस्वी में लगभग 150 साल बाद कंपनी ने भारत में शक्ति राजनीति का खेल प्रारंभ किया। भारत की विशेष परिस्थितियों के कारण कंपनी को अपने इस कार्य में सफलता भी मिली और 1850 ईस्वी तक भारत के बहुत बड़े भाग पर कंपनी का शासन स्थापित हो गया। इस प्रकार से अंग्रेजों ने व्यापार करने के बहाने से यह व्यापार करने के लिए ही वो भारत में आए थे, किंतु यहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने अपना प्रभुत्व जमाना शुरू कर दिया। अब हम बात करते हैं 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम। 1857 में, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जा सकता है, कंपनी का शासन खत्म हो गया और ब्रिटेन ने भारत पे सीधा सत्ता हस्तांतरित कर ली। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और कंपनी के शासन की समाप्ति। कंपनी के शासन के 100 वर्षों में धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और सैनिक क्षेत्र में अनेक ऐसी प्रवृत्तियों का उदय हुआ जिन्होंने भारतीय जनता को कंपनी के शासन का प्रबल विरोधी बना दिया। डलहौजी के द्वारा अपने शासनकाल में कंपनी के भारतीय क्षेत्र के विस्तार के लिए हर संभव प्रयास किए गए। इस प्रकार की कई घटनाएं हुई। सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप, ईसाई बनाने के कार्य, भारत का निरंतर आर्थिक शोषण, कृषक, श्रमिक तथा व्यापारी सभी वर्गों की दयनीय स्थिति, ये बहुत सारे कारण थे जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को जन्म दिया। इसका तेजी से प्रसार हुआ लेकिन परिणाम आशा के अनुकूल नहीं हुए। क्रांतिकारियों की सेना में एकजुटता और संगठन का अभाव, अनेक भारतीय शासक तथा वर्गों में असहयोग, ये सब 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की विफलता के कारण बने। और जैसा कि हमने बात की थी, सन 1857 में कंपनी ने अपना शासन ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया। सीधा हम ब्रिटेन के अधीन माने जाने लगे। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन के उदय और उसके कारणों के बारे में। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन किस प्रकार उदित हुआ, किस प्रकार आगे लड़ाई चली, उसके बारे में बात करते हैं। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन विश्व के किसी भी दूसरे देश में इसी प्रकार के आंदोलन की तरह राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विविध शक्तियों और कारणों के संयोग का परिणाम था। इसमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारणों और तत्वों की
निम्नलिखित बिंदुओं के तहत विवेचना की जा सकती है। पहला है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। सन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम पहला और प्रमुख कारण था राष्ट्रीय आंदोलन का। 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह से कहीं अधिक था। वह भारत में इतनी तीव्र गति से फैला कि उसने जन विद्रोह तथा भारतीय स्वतंत्रता के युद्ध का रूप धारण कर लिया। यह विद्रोह कुछ कारणवश असफल रहा, किंतु ब्रिटिश शासन ने विद्रोह का दमन करने में जिस अमानुषिक कार्यवाही का आश्रय लिया, उससे जनता का असंतोष बहुत बढ़ गया। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा, किंतु जिस प्रकार से जिस क्रूरता के साथ अंग्रेजों ने दमन किया इसका, उससे भारतीयों ने असंतोष को जन्म दिया। भारतीयों में असंतोष का इसमें जन्म हुआ। दूसरा है राजनीतिक एकता की स्थापना। ब्रिटिश शासन के पूर्व भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था। अशोक और अकबर जैसे महान शासकों को भी यातायात के साधनों के अभाव और अपनी विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था के कारण भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करने में पूरी सफलता नहीं मिली थी। किंतु अंग्रेजों ने अपने व्यापार और व्यवसाय के लिए जिस प्रकार से यातायात और सड़कों का निर्माण किया, उससे भारतीयों में एकता का अभाव, एकता का प्रसार हुआ, एकता बढ़ी। धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण। डॉक्टर जकारिया ने अपनी पुस्तक में लिखा है, भारत की पुनर्जागृति मुख्यतः आध्यात्मिक थी तथा एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप धारण करने के पूर्व इसने अनेक सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों का सूत्रपात किया। भारत में इसी दौर में, अंग्रेजों के जमाने में ही अनेक प्रकार से धार्मिक और सामाजिक जागरण हुआ। इसने भी राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐतिहासिक अनुसंधान। भारतीय संस्कृति और धर्म के बारे में अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने, सर विलियम जोन्स, मैक्स मुलर, जैकोबी, कोलब्रुक, ए.वी. कीथ, डॉक्टर भंडारकर, ईरा प्रसाद शास्त्री आदि ने भारतीयों के सम्मुख भारतीय राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास का ऐसा विवरण प्रस्तुत किया कि हमारी गौरव भावना पुनः जागृत हुई और इसने भी राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। पाश्चात्य शिक्षा एक महत्वपूर्ण बात है। अंग्रेज स्वयं तो लोकतांत्रिक पद्धतियों को अपनाते हैं, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और यहाँ साम्राज्यवाद के तहत भारत को गुलाम बना रखा था। जब से पाश्चात्य शिक्षा को लोगों ने ग्रहण करना शुरू किया, भारत में भी और पश्चिमी देशों में जाके भी, तो उससे भी जागृति बढ़ी। हमारे बड़े बड़े क्रांतिकारी आंदोलनकारी थे, उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण करी और उससे भी राष्ट्रीय आंदोलन को काफी बल मिला। भारतीयों का विदेश गमन, वही बात है, जब भारत विदेश में गए तो वहाँ उन्होंने लोकतंत्र, वहाँ के तौर तरीके, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और ऐसी चीज़ें देखी जिससे उनको लगा कि हमारे देश में भी जब सारे साधन और प्रसाधन मौजूद है, हम ऐतिहासिक रूप से इतने गौरवान्वित हैं कि हम भी इसी व्यवस्था को अपना सकते हैं। इसी भी राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ मिला। भारतीय समाचार पत्रों तथा देशी साहित्य का विकास। समाचार पत्रों ने वही भूमिका निभाई जो आज व्हाट्सएप और फेसबुक निभा रहे हैं। समाचार पत्रों ने, भारतीय समाचार पत्रों ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की चेतना जगानी शुरू की। देशी जो साहित्य थे उनमें भी राष्ट्रीय आंदोलन या राष्ट्र के प्रति चेतना की बातें लिखी जाने लगी। इससे भी भारतीयों में स्वतंत्रता के प्रति प्रेम बढ़ा। धार्मिक असंतोष। राष्ट्रीयता में शिक्षित वर्ग का अनुराग हमेशा ही कुछ हद तक धार्मिक और कुछ हद तक आर्थिक कारणों से होता है, जैसा कि मिस्टर गेरेट लिखते हैं। तो आर्थिक और धार्मिक कारण विशेष रूप से राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा देने के कारण बने। सामान्य जनता धार्मिक कारणों से और बहुत कुछ मध्यम वर्गीय जो लोग थे वो आर्थिक कारणों से अंग्रेजों के खिलाफ हुए। भारतीयों को उच्च पदों से अलग रखने की नीति। कहने के तौर पर अंग्रेजों ने जो प्रशासनिक व्यवस्था बनाई उसमें सभी समान थे, किंतु किसी न किसी बहाने से, जैसा कि सुभाष चंद्र बोस के साथ भी हुआ, उच्च जो पद होते थे वहाँ तक भारतीयों को नहीं आने दिया जाता। तो ऐसी स्थिति में भारतीयों के मन में भेदभाव की नीति से असंतोष का जन्म हुआ।
जाति विभेद की नीति। अंग्रेज अपने आप को ऊंचा मानते थे, भारतीयों को काला और निकृष्ट मानते थे। ये भेदभाव भी असंतोष को जन्म देने वाला कारण बना। यातायात तथा संचार के साधनों का विकास, सड़क, रेल, डाक और तार यातायात के साधन हो गए। इससे राष्ट्र के प्रति प्रेम रखने वालों में एकता की स्थापना हुई, संगठनों की स्थापना हुई, आपस में आवागमन और आदान प्रदान संभव हुआ। इससे राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला। विदेशी आंदोलनों का स्वस्थ प्रभाव, इटली, जर्मनी, रोमानिया और सर्बिया के राजनीतिक आंदोलन, फ्रांस में तृतीय गणतंत्र की स्थापना और इंग्लैंड में सुधार कानूनों की मांग, इन सब का, क्योंकि अब समाचार पत्र के माध्यम से और पश्चिमी देशों से भी हमारा संपर्क था, तो हम सब ये बातें और घटनाएं जानने लगे, तो इसका भारतीय जनमानस पर प्रभाव पड़ा। लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीति, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखा है, राजनीतिक प्रगति के विकास में बुरे या क्रूर शासक एक गुप्त वरदान के रूप में आते हैं। उनके कारण समाज में ऐसी जागृति उत्पन्न होती है जैसी वर्षों के प्रचार और आंदोलन से उत्पन्न हो। लॉर्ड लिटन ने जिस प्रकार दमनात्मक नीति को अपनाया, उससे भी जनता आक्रोशित हुई और जनता में इस विद्रोह के खिलाफ एकजुटता बढ़ी। इल्बर्ट विधेयक संबंधी विवाद, अब तक जातीय भेद की नीति के कारण भारतीय जज अंग्रेजों के मुकदमे नहीं सुन सकते थे। लॉर्ड लिटन के बाद लॉर्ड लिटन के शासनकाल में 1883 में तत्कालीन विधि सदस्य मिस्टर इल्बर्ट ने व्यवस्थापिका परिषद में एक विधेयक रखा जिसमें भारतीय जजों की अंग्रेजों के विरुद्ध मुकदमे सुनने का अधिकार देने का प्रस्ताव था। किंतु इस विधेयक के पेश होते ही भारत के समस्त अंग्रेजों ने इसका विरोध किया और विधेयक के विरुद्ध संगठित रूप से आंदोलन प्रारंभ कर दिया। देखा ना आपने भाई, अंग्रेज इस प्रकार यह व्यवस्था करी कि भारतीय भी अब इतने योग्य है कि अंग्रेजों के मुकदमे सुन सके, और ऐसे में भी अंग्रेजों ने सामूहिक रूप से उसका विरोध किया। तो इस प्रकार भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। बाद में कांग्रेस की स्थापना हुई और कांग्रेस ने किस प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका निभाई, ये सब हमने पढ़ा। कांग्रेस के लक्ष्य उद्देश्य पूर्णतया भारत को स्वाधीन बनाना रहे, उन्होंने कार्य किया। अब हम राष्ट्रीय आंदोलन में आगे उदारवादी और उग्रवादी राष्ट्रवादियों के बारे में अध्ययन करेंगे।